नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, मैं रमेश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। साथियों, हमने अपने जो प्रीवियस एग्जाम्स की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए हमारा सेकंड जो वीडियो है अब तक का उसको शुरू करते हैं। हालांकि प्रीवियस टाइम पे हमने शुरू किया था तो डिसकंटिन्यू करना पड़ा था किन्हीं कारणों से, लेकिन अब हम इसको रिकंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HSSC ने जो अभी तक के एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन उन्होंने ली है रिगार्डिंग टू द अकाउंटेंट पोस्ट। ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रीवियस पेपर है तो वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा रफ के अब जो आपका CET जो यहाँ पर सिलेबस आया हुआ है ये डिट्टो उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और साथ ही आपको आपके CET एग्जाम जो आपका ग्रुप 6 है उसके अंदर जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है, उनके अंदर आपको यहाँ से काफी मदद मिलने वाली है। तो बिना देरी करते चलो शुरू करते हैं मेरे मित्रों। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सरफराज पेज XYZ कंपनी एंड ऑब्टेन द राइट्स टू रन प्री स्कूल ऑफ XYZ कंपनी इन हिज लोकेलिटी। सरफराज इज द डैश ऑफ द XYZ कंपनी। ये कहता है कि सरफराज ने, है ना भाई, XYZ कंपनी को पेमेंट करा है, भुगतान करा है, ठीक है, और उसने अपने इलाके में उस XYZ कंपनी का प्री स्कूल ओपन करने के अधिकार जो है ना वो प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है। तो XYZ कंपनी का सरफराज क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंचाइजी। तो देखिए, फ्रेंचाइजर वो पर्सन होता है जो फ्रेंचाइजी दे रहा है, ठीक है, या जो अपना नाम इस्तेमाल करने का राइट देगा, जो बेचेगा। ठीक है। और फ्रेंचाइजी वो होता है जो पर्सन उस चीज को परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर XYZ जो कंपनी है हमारे पास, ठीक है, वो तो है फ्रेंचाइजर, और जो सरफराज है वो हमारा है फ्रेंचाइजी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52, हाँ, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो पेपर है ये बिजली विभाग का ही है, जो कि पिछला पेपर हम लोगों ने देखा था या किया था तो वो 23 फरवरी का था, और अभी हमारा जो है वो 27 फरवरी को कंडक्ट कराया हुआ पेपर है, ठीक, 2020 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कहता है 52 में, in a particular form of financing of for her textile designing business, Sarah received capital from a private investor to fund her idea of the company, and the investor gets partial ownership of Sarah's company in exchange. ठीक है। दिस टाइप ऑफ फंडिंग इज कॉल्ड सीड फंडिंग। यही इसका सही आंसर है। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाओगे तो आपने, है ना, कई बार देखा होगा ये, आप वो तो देखते होगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो सीरियल का नाम है, एपिसोड आता है भाई उसका, उम्मीद करता हूँ शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। अरे वो शार्क टैंक, ठीक है, शार्क टैंक के नाम से एक एपिसोड आता है हमारे पास, ठीक है, एक मतलब सीरियल, सीरियल नहीं कह सकते, एक लाइव शो, क्या बोलते हैं, रियलिटी शो कह सकते हैं, रियलिटी शो आता है। तो वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन्स होते हैं, वो क्या जाते हैं, अपनी अपनी पिच रखते हैं, मतलब अपने बिजनेस का ओवरऑल उनको जो है कि इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि आप कितना फंडिंग करते हो। तो जो वो फंडिंग कर रहे होते हैं ना उधर, तो वो क्या करते हैं कि मैं आपकी कंपनी में इतना शेयर लेना चाहूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उस कंपनी के राइट्स भी तो एक्वायर कर रहे हैं, उस कंपनी की इक्विटी भी तो एक्वायर कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इस टाइप की जो फंडिंग होती है उसको सीड फंडिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 53 की तरफ चलते हैं। तो हु कंट्रोल्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन कमांड इकोनॉमी? कमांड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसको कहा जा सकता है। ठीक है। सोशलिस्टिक या समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब पिछले वीडियो के अंदर भी हमने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सारा का सारा काम सरकार कर रही होती है, सारी कंपनीज वगैरह, उनके ऊपर टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे वही तो कहा कि भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है, जिसके अंदर सरकार के पास नियंत्रण हो। और इसने वही को भी पूछ ली कि भी जिस इकोनॉमी के अंदर सारा कंट्रोल सरकार के पास है तो वो कौन सी इकोनॉमी है, या वो जो कमांड इकोनॉमी है उसमें किसका अधिकार होता है? तो गवर्नमेंट का अधिकार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर कहता है वेयर इज द सेंट्रल ऑफिस? तो मुंबई है भाई। RBI का जो हमारे पास सेंट्रल बैंक का जो हेड ऑफिस है या सेंट्रल ऑफिस है वो हमारे पास मुंबई में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, न्यू दिल्ली में है तो वो एक ब्रांच है, ये ध्यान में रखियो भाई, न्यू दिल्ली में उसकी ब्रांच है, क्योंकि RBI की रीजनल ब्रांचेज है हमारे पास, लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है इसका वो मुंबई में है। तो यहाँ पे विच कंट्री या विच करेंसी नोट इश्यूड सिस्टम इन
यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। अब भारत में जो करेंसी नोट इशू करने का जो कौन सा सिस्टम है वो अपनाया जा रहा है, तो फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम है हमारे पास, जो प्रोपोर्शनेट फिड्यूसरी सिस्टम है, ठीक है, या फ्रिक्शनल सिस्टम हमारे पास है, या फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए जो हमारे पास है ना, पहले जो इंडिया के अंदर होता था कि भी जितना हमारे आरबीआई के पास गोल्ड है उतनी ही हमारी करेंसी, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि भी हमारा जो आरबीआई के पास जो गोल्ड है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी करेंसी से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिनिमम यूँ कहा जाए रिजर्व रहता है गोल्ड का, गोल्ड रिजर्व हमारे पास मिनिमम, उसको फिक्स कर दिया कितना रहेगा, और उसके एवज में करेंसीज यहाँ पे कई गुना सर्कुलेट होती है इकोनॉमी के अंदर, तो इसको यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि फरा हु रन्स कारपेट बिजनेस, फरा एक कारपेट बिजनेस करती है भाई, कहाँ पे? कश्मीर में। और उसने अपने जो गुड्स है ना वो उत्तर प्रदेश में फैजल के पास बेची है, ठीक है। तो जीएसटी रेट 12% है, तो अंडर विच जीएसटी कैटेगरी शुड फरा चार्ज 12% फ्रॉम फैजल? तो वो किस कैटेगरी के अंदर जो है कि फरा से 12% जो जीएसटी है वो कलेक्ट करेगी? तो यहाँ पे देखिए जो जीएसटी होता है ना उसको यहाँ पे 3 कैटेगरीज में बांट दिया। एक होता है हमारे पास आईजीएसटी, और एक होता है हमारे पास एसजीएसटी और सीजीएसटी। देखो जब इंट्रा स्टेट बिजनेस होता है यानी कि एक ही स्टेट के अंदर होने वाले बिजनेस पे तो हम ये लगाते हैं एसजीएसटी सीजीएसटी, लेकिन इंटर स्टेट जब 2 स्टेट्स के अंदर बिजनेस हो रहा है तो वहां पे आईजीएसटी काउंट होता है, आईजीएसटी लगता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरी तरफ कश्मीर, तो 2 स्टेट्स हैं, तो 2 स्टेट्स में जब बिजनेस हो रहा है तो वहां पे कौन सा लगेगा? आईजीएसटी, सीधा 12%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्ट ऑडिट फॉर XYZ कंपनी, ठीक है, एंड द ऑडिटर conclude that the financial records and statements of the company are presented fairly and are appropriate. This type of judgment is called. तो यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑप्शन, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो ऑप्शन तो अनक्वालिफाइड है, एक एक को समझ लेते हैं क्या, क्योंकि ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बोलो। हम्म हम्म। चल पड़ेगा लिए करा है। ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑनलाइन हो रहा हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाती है मेरे, हाँ ठीक। हाँ तो भाई, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें कहता है देखिए क्वालिफाई डिस्क्लेमर क्या होता है, एडवर्स, तो इनको हम एक सीक्वेंस में रखते हैं ताकि आप समझ पाओ। देखिए हमारे पास जो इसने बोला क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि भी अगर जो ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करें, इंडिपेंडेंट ऑडिटर इसने साफ साफ लिखा, तो इसी को हम एक्सटर्नल ऑडिटर के नाम से जानते हैं। जब ये पर्सन इनमें से कोई भी यानी कि 4 तरीके के ऑप्शन है, 4 गुचार यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब इनमें से कोई भी एक जजमेंट वो देता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है वो चीज, तो अगर क्वालिफाइड ओपिनियन का वो यहाँ पर जजमेंट देता है तो कहता है कि भी बाकी तो सब ठीक है, ओके ओके है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना प्रिंसिपल्स की एरर हो सकती है। भाई हो सकता है कि भी किसी एक्सपेंडिचर को, या यूं कहा जाए कि भी लोन वगैरह है तो उसके किसी एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से ना लिखा गया हो वो चीज, यानी कि हल्की फुल्की एरर यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एडवर्स का मतलब भाई थोड़ी सी बड़ी गलती है, लेकिन इसको यूं कहा जाए कि भी ठीक किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर, यानी कि एडवर्स का मतलब नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है ना, ये सबसे खतरनाक होता है, मतलब कि रॉस्ट अकाउंटिंग है भाई, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता प्रॉपर तरीके से, इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग यहाँ पे। तो हमने 3 कर दिया। जबकि अनक्वालिफाइड ओपिनियन में क्या कहता है, बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ी बहुत एरर है हमारे पास, उसको हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो बिल्कुल अकाउंट बिल्कुल सही है ना उसके लिए हमेशा अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है। इसमें थोड़ी बहुत प्रिंसिपल की एरर हो तभी ओपिनियन देता है, जब थोड़ी सी ज्यादा एरर हो तब ये, और बिल्कुल ही खराब पोजीशन हो तो तब यहाँ पे डिस्क्लेमर और ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे समझ चुके होंगे, क्योंकि उसने तो क्या बताया, उसने कहा कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स है ना फेयरली और अप्रोप्रिएट तरीके से बनाए हैं, तो तब वो कौन सा जजमेंट देगा? अनक्वालिफाइड जजमेंट यहाँ पे वो देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर वो साफ साफ हमको क्या कहता है, वो कहता है
Personal expenses are accidentally recorded as business expenses in the book. Which type of accounting error is this? तो कहता है कि भी व्यक्तिगत खर्चों को बिजनेस का खर्चा मान लिया, तो ये कौन सी गलती है? तो यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है भाई, सिद्धांत की गलती है। ठीक है, एक मिनट भाई। शक्ति ये शक्ति है और पापा है ना। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस को मान ले, तो प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल तो है ये। अब कहते हैं सर तो अलग अलग जो हमारे पास एरर है वो, तो देखिए एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब इसको कहते हैं भूल गए भाई, भूल गए, इसने प्रवेश की त्रुटियां बोली है, तो मतलब वही बिल्कुल भूल ही गए, लिखना ही भूल गए। तो इस एरर को तो पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, अगर प्रॉपर तरीके से शुरुआत से अकाउंटिंग नहीं हुई है तो। एरर ऑफ कमीशन यानी कि आप कह सकते हो कि भी गड़बड़ है तो है, लेकिन वैसे मैंने इन एरर्स को है ना अच्छे तरीके से समझाया दूसरी क्लासेस के अंदर। मैं एक एक ऑप्शन को ना लेके जाते हुए सीधा सीधा ऑप्शन पे ही रहूंगा, तो ज़्यादा बढ़िया से लेक्चर थोड़ा सा टाइम कम में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास बस एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कि जब एक ऐसा एरर जो कि नॉर्मली किसी और कैटेगरी में होना चाहिए था और उसको किसी दूसरी कैटेगरी में अपॉइंट कर दिया, लिख दिया गया, तो वो चीज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे कि भी किसी कैपिटल रेवेन्यू को हमने जो है कि भी नॉर्मल प्रॉफिट मानते हुए नॉर्मल रेवेन्यू के अंदर रख दिया हो, ठीक है, किसी कैपिटल रिसिप्ट को नॉर्मल रिसिप्ट मान लिया हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता भाई, एक खर्चा जो कि बिजनेस का था ही नहीं उसको एक्सीडेंटली बिजनेस का मान लिया, तो वो चीज हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहा है। इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट द ऑडिटर एग्जामिन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सी if it meets the satisfies the internal and regulatory standards. Which type of audit are we recurring here? इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, ध्यान में रखिएगा भाई। एक ऐसा ऑडिट की बात करते हैं, एक ऐसा लेखा परीक्षण जिसमें लेखा परीक्षक जो विभाग की नीतियां और प्रक्रियाओं को जांचता है, ठीक है, और ये देखने के लिए कि वह आंतरिक और नियामन मानकों पर खरी, यानी कि उसकी जो नीतियां और पॉलिसियां है ना वो उसकी इंटरनल और उसके जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और बिल्कुल फिट हैं। तो इस प्रकार का जो लेखा परीक्षण है उसको किस तरीके से संदर्भित करा जाएगा, तो ये हमारे पास कंप्लायंस ऑडिट के नाम से जाना जाता है। इसको पालन, मैं इसको सही नाम दूं तो अनुपालन, यानी कि जो भी अकाउंटिंग करी गई है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हुई है ना, तो इसको जांचने के लिए जो अकाउंटिंग वो जो ऑडिटिंग होता है वो हमारे पास अनुपालन ऑडिटिंग कहलाता है, कंप्लायंस ऑडिट कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डैश इज द कॉस्ट दैट इज ऑलरेडी इनक्योर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। भाई ऐसी वो यूँ कहा जाए कि भी लागतें हैं जो हो चुकी हैं लेकिन उनको रिकवर कभी नहीं किया जा सकता, तो ऐसी एड जो हमारे पास उनको संक कॉस्ट कहा जाता है, यानी कि हो गया लेकिन उसका रिकवर नहीं हो सकता। जैसे कि भी आपकी सैलरीज, ठीक है, जैसे कि भी आपकी वेजेज एटसेट्रा, तो ये क्या होती है, एक बार देने के बाद इनको रिकवर नहीं कर सकते। क्लियर है ना? नहीं सर हम तो छीन लेंगे वापसी, तो वो देखो वो चीज़ अलग है, लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से जब आपका बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आपने उसको जो कॉस्ट जो सैलरी दी है ना वो उसकी आपकी संक कॉस्ट है, उसको आप रिकवर कर ही नहीं सकते। ठीक है, बस ध्यान में रखें इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है यू हैव ए पैकिंग फैक्ट्री, मटेरियल फैक्ट्री, भाई आपकी जो है कि पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है। यू हैव टेकन दिस फैक्ट्री ऑन रेंट, आपने जो फैक्ट्री जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो किराए पर ली है। वाइल डूइंग ईयरली ऑडिट, जब आपका ईयरली ऑडिट किया जा रहा था तो यू हैड ऑल दीज कॉस्ट एडिट, तो आपको ये सारी की सारी कॉस्ट शामिल करनी होंगी, जोड़नी होंगी। विच अमंगस्ट दीज और आर डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट लेबर पूछा गया है, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आपने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन कौन सी है उनको बताना है। तो सबसे पहले तो भाई वेजेज टू द लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट है सर। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, जी नहीं। बबल रैप यूज्ड, ये मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा सर। यहाँ पे पेंशन और गिवन एम्प्लॉयज, तो जी हाँ ये भी हमारे पास एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है सैलरी कंपनसेशन के रूप में, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में शामिल होगा। तो ऑप्शन ए
ऑप्शन ए यानी कि 1 एंड 4 यानी कि वेजेस और यू कहा जाए पेंशन, दोनों के दोनों हमारे पास इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर कंसिडर करे जाते। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर कहता है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात कह रहा है ये, ठीक है, ध्यान में रख लेना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब फर्नीचर है तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, अगर आप ऑप्शन भी नहीं देखोगे तो तब भी आपके बोले सर फर्नीचर तो अगर लोहे से बनाया जा रहा होगा तो लोहा यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल होगा, अगर लकड़ी से बनाया होगा तो लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है, वही चीज। तो द कॉस्ट ऑफ द वुड यूज्ड टू क्रिएट द फर्नीचर इट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। बोले ठीक है सर, ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके अलावा द कॉस्ट ऑफ वेजेज एंड बेनिफिट, जी नहीं, ये हमारे पास यू कहा जाए तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं है सर, ये वैसे डायरेक्ट कॉस्ट तो है लेकिन मटेरियल कॉस्ट नहीं है सर। फिर द कॉस्ट ऑफ नेल्स यूज्ड टू होल्ड द फर्नीचर टुगेदर, ये चीज हमारे पास कहता है कि सर फर्नीचर बनाने के लिए जो मटेरियल के रूप में हम यहाँ पे किलो का इस्तेमाल करते हैं वो भी होती है क्या। एंड द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री यूटिलिटी, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये दो तो है ही नहीं। अब बात बची बोले ए और बी या ए और सी, इनको लेकर ये ए और सी यहाँ पर हो सकता है जवाब, दोनों को अगर वो मान लेता तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों माना कि नेल्स को यहाँ पर अलग से रखा जाए, क्योंकि कोई भी फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें लकड़ी तो मेन होता है, ठीक है, लकड़ी तो मेन लगता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो कीले वो भी लग रही होती है, तो दोनों यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन उसने सिर्फ ऑप्शन ए को माना, तो हम इसी को सही मान लेते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को सही क्यों मानोगे सर, आपने तो इसका मतलब कंक्लूजन करना चाहिए। देखो कंक्लूजन तो मैं कर चुका हूँ आपके सामने, मैं तो बस ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि हर एक व्यक्ति जो पेपर एग्जाम सेट कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ सोच के ही ऐसे ऑप्शंस को चूज करता है। तो ओनली ए मानने का इसका मेन मटेरियल, अगर वो यहाँ पर मेन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख देता तो हो सकता है वो लिखे बगैर उसको अपने दिमाग में मेन डायरेक्ट कॉस्ट ही मान रहा हो, ठीक है, मेन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही मान रहा हो, इसीलिए उसने यहाँ पे लकड़ी को चूज करा हो। तो शब्दों का जंजाल होता है भाई, अगर आप जितने तरीके से इसको वो अगर बिना लिखे मेन मान रहा होगा तो ओनली ए यहाँ पे ऑप्शन उसके लिए होगा, लेकिन मेरे हिसाब से किले भी इसमें कंसिडर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है भाई, तो यहाँ पे कहता है कि भाई यू बॉट ए सेट ऑफ शैम्पू, भाई आपने एक सेट ऑफ शैम्पू सोप एंड स्किन केयर इन तीनों को खरीदा है एबीसी कंपनी से। यू गॉट दिस स्लाइटली चीपर बिकॉज यू बॉट दिस एज वन सेट, क्योंकि ये आपको सस्ता पड़ा क्योंकि आपने इसको क्या करा, एक सेट के रूप में परचेज करा है। यू वुड हैव पेड मोर इफ यू वुड बाउट दैम इंडिविजुअली, अगर आप इसको अकेले अकेले खरीदते तो आपको इसकी लागत कहीं ज्यादा भरनी पड़ती। तो विच टाइप ऑफ प्राइसिंग इज दिस, तो ये कौन सी तरह की प्राइसिंग है। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जी नहीं ये तो है नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर तो 999 में खरीद लो, होगा तो 1000 ही, लेकिन 999 साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है। फिर यहाँ पे प्री एम्प्टिव प्राइसिंग हमारे पास एक अलग चीज है, कैप्टिव प्राइसिंग वो एक अलग चीज है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे प्री एम्प्टिव प्राइसिंग की बात करूँ तो मार्केट में बने रहने के लिए कई बार सस्ती चीजों को यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाता है ताकि बस बने रहें मार्केट में जैसे तैसे। कैप्टिव प्राइसिंग का मतलब एक प्रोडक्ट सस्ता बेचो और उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है उसको महंगा बेचो। तो जैसे कि भी प्रिंटर है, प्रिंटर सस्ता दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होती है, इंक इस्तेमाल होती है, वो महंगी दे रहे हैं आपको। तो जो चीज है जो सब उसके पूरक वस्तुएं कह सकते हैं, पूरक, तो पूरक वस्तुओं की जो कीमतें वो ज्यादा रखना उसको कैप्टिव प्राइसिंग की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन जब एक कंपनी एक साथ प्रोडक्ट ए बी सी कई बना रही है और उन सभी को वो कॉम्बो के रूप में बेच रही है तो उसको यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग के नाम से जाना जाता है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, which amongst the following four controllable variables of marketing mix refers to the firm's communication with the consumers regarding the product। भाई ये 4P हम लोगों ने पढ़े, 4Ps इनको हम कहते हैं, 4Ps, इनमें से कौन सा है जो प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर्स के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो देखो प्रोडक्ट मिक्स वो तो प्रोडक्ट से ही है भाई, वो तो वहीं पे रह जाएगा। प्राइस मिक्स तो सिर्फ कीमतों से संबंधित है। चैनल मिक्स वो मीडियम जिसके थ्रू कम्युनिकेट करा जाएगा। लेकिन प्रमोशन मिक्स, यहाँ पर प्रमोशन का मतलब लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, आप उसको एडवर्टाइज करोगे, तो वो चीज़ हमारे पास है भाई, यहाँ पे है
कंज्यूमर से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, की में भी इसको सी ही बताया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो है मैच द फॉलोइंग। ये मैच वाले है ना भाई, बड़े मजेदार होते हैं क्योंकि एक साथ है ना कई ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो इसने हमारे को जो बात बताई वो समझ लीजिए। बोले प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है। प्रीमियम का मतलब कि भी ज्यादा कीमतें। तो प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब, अब देखो ध्यान से बात करो भाई। आप कोई भी प्रोडक्ट है ना उसको ज्यादा पे बेच रहे हो। मैं इसको थोड़ा सा नहीं दिख जाएगा यार, नीचे तक थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ए हाँ अब ठीक है। ठीक है भाई। तो हमारे पास जो इसने बात बताई, बोले सर प्रीमियम प्राइसिंग की बात कह रहा है। बोले हाँ। एक होता है पेनिट्रेट प्राइसिंग की बात, ठीक है सर, और एक इकोनॉमिक प्राइसिंग और एक स्किमिंग स्ट्रेटजी की बात करता है। स्किमिंग का मतलब आप कह सकते हो मलाई उतारने वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसको तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देखो इससे करेक्ट कर सकते हैं। बोले क्या, बोले हाई प्राइस इज चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट टिल सच टाइम एज कंपिटिटर्स अलाउज आफ्टर विच प्राइस कैन बी ड्रॉप्ड। भाई कंपिटिटर से पहले इसका एग्जांपल है ना, मैं आपको देता हूँ एप्पल। ठीक है, कैसे छप रहेगा चेक, एप्पल लिख ही देता हूँ। एप्पल कंपनी या आपकी सैमसंग कंपनी, ये क्या करते हैं, इनका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है तो बहुत महंगा प्राइस रखते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि अपने कंपिटिटर से पहले इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च करा, तो जब तक बाकी और कंपटीशन में आता है तब तक मोटी कीमत आप वसूल कर सकते हो। बाद में फिर क्या कारण है कि इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते हो जाते हैं। क्यों, क्या कॉस्ट गिर जाती है? जी नहीं, कॉस्ट नहीं गिरती, क्योंकि इनको रखना ही पड़ता है। ऐसे है कि एक बार ये अपने कीमतों को हमेशा ज्यादा रखेंगे ताकि मैक्सिमम जो यूँ कहा जाए कि भी कॉस्ट है वो कवर करी जा सके। बाद में ये अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर देते हैं। तो इसको स्कीमिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमेशा ज्यादा कीमत पर लॉन्च करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कहता है कि भी इकोनॉमिक प्राइसिंग। इकोनॉमिक प्राइसिंग, हेलो, हम्म, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमारे पास बात करता है नेक्स्ट इकोनॉमिक प्राइसिंग की बात करता है। ये क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इकोनॉमिक प्राइसिंग की बात कर रहा है, तो ऑप्शंस को पढ़े एक बार। मार्जिन आर जो है कि भी वेफर थीन, ओवरहेड्स लाइक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर वेरी लो, प्राइस इज सेट आर्टिफिशियली लो टू गेन द मार्केट शेयर क्विकली। ये तो पेनिट्रेशन हो गया भाई। ठीक है, और फिर हमारे पास बचा क्या, ये चीज, अरे नहीं नहीं, ये यहाँ। ठीक है, और ये जी चीज हमारे पास ये सेकंड में आ गया। क्योंकि क्या है, मार्जिन वेफर्स आर थिन, यानी कि इकोनॉमिक प्राइसेस का मतलब कीमतें काफी कम रखना। ठीक है, कम कीमतें रखना। यहाँ पर कीमतें ज्यादा रखी जाती हैं, यानी कि एक नॉर्मल, जैसे कि आप किसी भी बड़ी ब्रांड की बात करोगे ना, तो वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को आपको महंगा ही देंगे। उनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आ रही, या कॉस्ट यूँ कहा जाए कि भी कंपैरेटिवली कंपटीटर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि भी जो आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा लो, रोल्स रॉयल्स वगैरह, ये कंपनी, इनको अपना प्रोडक्ट है ना थोड़ा सस्ते पे देने में हमेशा डिस्कम्फर्ट फील होता है, क्योंकि एक लग्जीरियस गुड्स की बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पेनिट्रेशन, ये कहता है अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए कि बस कैसे भी करके लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दें, तो उसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर इनका ऑप्शन रखना चाहूँ तो ऑप्शन ए प्राइसिंग का, यानी कि ए का हमारे पास है कितना, ए का हमारे पास है 4, बी का यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो आ रहा है भाई बी का, ठीक है, सी वो 3, और सी का हमारे पास है 2, और डी का हमारे पास है 1। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। ए का 4, ये सही है, बी 3, बी 2, बी, हाँ ऑप्शन सी यही सही है भाई। ठीक है, यानी कि हमने सोल्यूशन ठीक किया। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बगैर देखे किया है भाई थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 की बात करता है। तो व्हाट डज टीसीएस मींस इन टर्म ऑफ इनकम टैक्स। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एक हमारे पास टीडीएस होता है, टीडीएस तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है वो। ये टीसीएस है तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्लियर है? ओके सर।
नेक्स्ट हमारे पास है 67। ये क्या कहता है? तो कहता है इन इंडिया सरचार्ज ऑफ डैश इज लिवाइड इफ एन इंडिविजुअल्स इनकम इज मोर देन 50 लाख। तो सीधा 10% है भाई। ठीक है, यानी कि अगर आपकी इनकम अगर आप इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो आपको 10% सरचार्ज देना होगा आपके इनकम टैक्स पर। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। तो कहता है व्हाट आर द इफेक्टिव टैक्स एप्लीकेबल इफ अ पर्सन इज अबाउट 60 ईयर्स एंड बट बिलो 80 ईयर्स। यानी कि सीनियर तो है, वो सीनियर सिटीजन के ऊपर कौन सा जो है कि भी टैक्स स्लैब लागू होगा कि अगर उसकी इनकम जो है ना वो 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख 1 रुपया है। तो सीधा सीधा है भाई, जो अगर उसकी इनकम 10 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो वो टैक्स रिजीम चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो क्या है भाई, शुरुआत में जो 1,10,000 टैक्स प्लस 30% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग टू द INR 1। यानी कि जो हमारे पास है कि 10 लाख से जो 1 रुपया भी ऊपर हुआ ना, इसके ऊपर लगेगा 30% सीधा। बाकी भी इसने काउंट करके यहाँ पे कितना 1,10,000 रुपये टैक्सेशन उसका बन गया है। क्लियर है? ओके सर। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन, ए वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक ऑन द सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कहता है कि सिर्फ एक चर जो सिर्फ निश्चित मूल्य संख्या ले सकता है उसको कहते हैं बोले डिस्क्रीट वेरिएबल, सतत असतत कंटिन्यूअस। आपने अगर सीरीज को देखा हो ना, तो ऐसे सीरीज जो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, जैसे कि भी मैं बात करूं 1 से 5, यूँ कहा जाए कि भी 5 से 10, फिर यहाँ पे 10 से 15, ये जो सीरीज मेरे पास में इसको कंटिन्यूअस सीरीज कह सकता हूँ। तो ऐसे वेरिएबल जो यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो उनको मैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमको एक साथ कई लेने पड़ेंगे 1 से 5 तक के साथ, जो कई है ना, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहलाएंगे। और बोले कि भी जैसे कि भी 1 2 3 4, बोले आपको यहाँ से तो सीरीज दिखेगी लेकिन ये अपने आप में एक ही है, तो इनको यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 70। योर कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर शोन अमंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम। ठीक है, ध्यान दो भाई, आपकी कंपनी का जो राजस्व और खर्चे किस फॉर्मेट में दिखे या किस में दिखाए जाएंगे। तो देखिए, एक तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और एक हमारे पास बैलेंस शीट होता है। इन दोनों को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब उसने क्या क्या बोल दिया, बोले कि भी आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी का जो रेवेन्यू है और उसके जो एक्सपेंसेस है किस में दिखाएंगे, तो इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज दिखाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो इनकम स्टेटमेंट नहीं है सर। एक्सपेंडिचर तो सर ये तो खाली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट तो कोई बनती ही नहीं। अच्छा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सर वो तो कैश को दिखाएगी ना, कैश कहाँ से आया कहाँ गया। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को जिस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, टेलीकम्युनिकेशन की जो कॉस्ट है वो कौन सी टाइप की कॉस्ट है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, स्कैटर कॉस्ट है। तो मिक्स्ड कॉस्ट इसको कहेंगे। मिक्स्ड कॉस्ट क्यों कहेंगे सर, क्योंकि देखिए टेलीकम्युनिकेशन को है ना फैक्ट्री में भी यूज करा जा रहा है, ऑफिस में भी यूज करा जा रहा है, हर जगह पे यूज इसका हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है ना वो किसी भी एक चीज पर या एक जगह पर या किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी कॉस्ट मिक्स्ड कॉस्ट आती है। मतलब ठीक वैसे ही घर में रखा हुआ फोन है भाई, उसको आप भी यूज कर सकते हो, आपके फैमिली मेंबर यूज कर सकते हो, वो ये थोड़े ना कह सकते कि उसके बिल कौन भरेगा, सबके लिए बात है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। शेखर पेज ओनली इनकम टैक्स एंड डज नॉट पे इनकम टैक्स फॉर हिज प्रिंटिंग प्रेस। शेखर जो है वो सिर्फ अपनी आय पर टैक्स देता है, लेकिन वो अपने प्रिंटिंग प्रेस के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन से बिजनेस में शामिल है, तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑप्शन हाँ यही रहा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता है भाई ये। क्योंकि कोई भी एक पर्सन है ना वो अपनी इनकम, क्योंकि उसकी इनकम का सोर्स क्या है, बोले प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस से उसने जो भी कमाया उसने उसको अपनी इनकम माना, उसके ऊपर टैक्स दे ही दिया। तो एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स इंडिया में लगता नहीं। क्लियर है ना, एक बार टैक्स लग गया तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री इनकम बन जाती है। तो अगर वो यहाँ पर भी टैक्स देगा और फिर वहां पर भी टैक्स देगा तो ये तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एक जगह पे कहीं पे भी टैक्स होगा, और जो वो खुद दे रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर में एकाकी व्यवसाय में आ गया। नेक्स्ट, द इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। बाई माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र का जो पर्सन है
अगर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है तो उसके बारे में स्टेटमेंट है वो, एग्रीमेंट विद और बाय ए माइनर इज वाइड। भाई किसी भी माइनर के साथ किया गया जो एग्रीमेंट है वो वाइड है, यानी कि अमान्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वाइड एग्रीमेंट। भाई एक अमान्य एग्रीमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इन्फोर्सेबल बाय द पार्टी देन अदर माइनर। यहाँ पे कहता है कि भी जब वाइड ही हो गया तो आप मुझे बताइए वो इन्फोर्सेबल कैसे होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट, कैन नॉट बी रेटिफाइड एट प्रेजेंट बाय द माइनर बट कैन बी रेटिफाइड व्हेन द माइनर अटेन्स मेजोरिटी। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट ही माइनॉरिटी में किया 18 साल से कम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वाइड हो गया। तो वो बाद में भी उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, उसको वो मना कर सकता है, भाई उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी। लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड ऑन द पेरेंट्स एंड गार्डियन। हाँ जी नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कहता है नोट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ये सही है। बोले हाँ, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये सही है कि भी हाँ इसको कानून के द्वारा भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर 74 ये बिल्कुल हमारे पास मीन मोड मीडियन वाली बात है भाई। वैसे हमने इसका सोल्यूशन जो है ना कि भी थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर ज़्यादा अच्छे से दिया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया जो मुझे लग रहा है इसको देखने से, 2 2 3 4, 4 के बाद फिर हमारे पास 12 नहीं 6 है, 12 असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ इनको, 18 और 24। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे 4 प्लस और 6 और 4 10, 10। हाँ ये आ गया भाई, यही है। ठीक है, यानी कि मीन मोड मीडियन 2 3 हमारे पास होते हैं। तो मीडियन का मतलब है कि इनका एवरेज निकालना है, तो बीच के 2 को ले लेते हैं और उनका निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में रख के। थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स को, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ऐसे है यार, क्वेश्चन समझाने में है ना मजा नहीं आएगा जब तक उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं स्टैट के क्वेश्चंस को है ना यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, उनका सीधा आंसर करके आगे निकलने में ही फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं लग जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और साथ ही वो आउटपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, ये भी वही है भाई जो 75 है, ये भी 76 है और 75 है, ये भी वैसा ही है। 76 पे चलते हैं सीधा हम। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इनमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट का या फिक्स्ड असेट, सॉरी असेट, फिक्स्ड असेट का यानी कि संपत्ति का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर, अरे हाँ सर पता है ना, वो पोस्ट ऑफिस में आता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाता था। वो तो सर एक काइंड ऑफ कैश ऑर्डर कह सकते हो आप, कैश है सर वो तो एक लिहाज से। और कैश को तो हम कभी भी अपनी फिक्स्ड एसेट्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते ना। फिर यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट्स है सर। प्रॉमिसरी नोट, ये भी करंट एसेट्स है सर। व्हीकल्स, ये लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए ये फिक्स्ड एसेट्स है सर। फिर क्वेश्चन नंबर 77, देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ मनी इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता है? इनको फिएट मनी कहा जाता है। ठीक है, फिएट मनी कहा जाता है। एक एक चीज को हम यहाँ पे अपनी थ्योरी की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आइडिया, तो कमोडिटी मनी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, स्टॉक्स को। ठीक है, और आपके जो प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, कई बार उनको भी यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। ठीक है भाई, कमर्शियल बैंक मनी आपको पता ही, आपके जो चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं वगैरह। ठीक है, और ये फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी के बारे कॉन्सेप्ट में आपको बाद में बताएंगे। तो इधर आगे चलते हैं। ये थ्योरी यहाँ पे क्वेश्चंस में बता देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सीधी सी बात है भाई, थ्योरी के बगैर काम नहीं चलता। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन एज अ रिजर्व विद द आरबीआई। यानी कि आरबीआई के पास जो प्रॉपर रिजर्वायर रखना पड़ता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, उसको किस नाम से जाना जाता है? उस रिजर्व को क्या कहते थे? यहाँ पे ऑप्शन CRR। पिछले क्वेश्चन के अंदर कहते थे कि भी CRR जो है कि भी आरबीआई के पास जमा रखा जाता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो कहा जाएगी रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे उसने CRR का नाम ही पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करता है। तो यहाँ पे कहता है स्टॉक ऑफ लार्ज कंपनीज दैट हैव लोअर लाइबिलिटी एंड स्टेबल अर्निंग एंड आल्सो पे रेगुलर डिविडेंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है? तो साइक्लिकल जो हमारे पास स्टॉक्स हैं, डिफेंसिव स्टॉक हैं, बीटा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है।
देखिए आपको है ना, अगर आप सर्च करोगे इसके बारे में तो साइक्लिकल स्टॉक तो कहता है भाई वो चीज मार्केट के हिसाब से चलते हैं, जो जैसे मार्केट में तेजी हुई तो इनकी कीमत बढ़ जाएगी, मार्केट में मंदी आई तो कीमत गिर गई। बीटा स्टॉक्स कहते हैं एक टर्म है ये जो इस्तेमाल करी जाती है कि भी हाँ ये काइंड ऑफ। नेक्स्ट डिफेंसिव स्टॉक वो होते हैं कि ऐसी कंपनियां जो अपने जो होल्डर होते हैं डिविडेंड सॉरी इक्विटी होल्डर्स हैं, उनको जो अमाउंट पे करी जा रही है डिविडेंड के रूप में वो परमानेंट है, रेगुलर अमाउंट दी जा रही है। ठीक है, और यूँ कहा जाए कि भी कोई इशू नहीं है और वो पर्सन सेटिस्फाइड है जो भी इक्विटी होल्डर है। वैसा ही ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप स्टॉक में भी होता है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क हमारे पास इन दोनों में भी बड़ी कंपनियां होती हैं। फर्क क्या है, जो कंपनियां काफी लंबे समय से बिजनेस में हैं और जिनकी जो स्टॉक है उनका कंपनी की जो या यूँ कहा जाए कि भी अरे क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशंस पे भी वो डिपेंड नहीं करते, वो हमेशा स्टेबल रहते हैं, उनको यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। और इसने क्या कहा, लार्ज कंपनीज। कोई भी कंपनी एक डिफेंसिव स्टॉक बना सकती है, ठीक है, कोई भी छोटी कंपनी का भी स्टॉक डिफेंसिव में आ सकता है, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक है ना सिर्फ और सिर्फ लार्ज कंपनीज ही होंगी, इसीलिए यहाँ पर आंसर ब्लू चिप है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं इधर, मान लीजिए कि भी एबीसी लिमिटेड है, वो अपने कंपनीज के जो इक्विटी होल्डर्स है उनको टाइम पे डिविडेंड दे रही है, परमानेंट डिविडेंड दे रही है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको हम क्या कह देंगे, बोले उसके स्टॉक्स को, उसके शेयर्स को हम डिफेंसिव स्टॉक कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि पेप्सी है, कोका कोला है भाई, पीएनजी है, ठीक है, या सॉरी पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो उन वो कंपनी इतने टाइम से रन कर रही है कि लोग है ना उनको महंगे शेयर्स को खरीदने के लिए भी टेंशन नहीं लेते, क्योंकि इनकी जो स्टेबल अर्निंग है ना वो बनी रहती है। तो ऐसी कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है और उनके स्टॉक्स को, उनके शेयर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ठीक है भाई, तो हमेशा बड़ी कंपनियां ही ऐसे शेयर्स इशू कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। तो विच रेशियो विल टेल यू कंपनीज एबिलिटी टू पे देयर शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग अगर कंपनी की है, लाइबिलिटीज अगर कंपनी की, उनको पेमेंट करने की एबिलिटी उसमें है क्या, तो ये लिक्विडिटी रेशियो से पता चल जाता है भाई। क्योंकि देखो इसने शॉर्ट टर्म बोला, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म हटा के सिंपल लाइबिलिटी बोल देता है ना, तो तब मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो लिखा मिलता, ठीक है, या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो लिखा मिलता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 81। इन द बुक ऑफ एबीसी ट्रेडर यू फाइंड ए जर्नल एंट्री वेयर स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड एंड ट्रेडिंग इज क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको अगर मैं अकाउंटिंग फॉर्म में आपको बताऊं तो ये मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ये कौन सी एंट्री है, बोले ये ट्रांसफर एंट्री है, रेक्टिफाइंग एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है। तो कंपाउंड तो है ही नहीं, रेक्टिफाइंग बोले गलती नहीं हुई हमसे तो रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं। ट्रांसफर एंट्री, बोले ट्रांसफर एंट्री तो भाई देखो तब होती है ना जब हम स्टॉक से कोई चीज किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं सर। क्यों, क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक तो इधर होता है, ठीक है, परचेज भी हमारा इधर होता है, तो ये तो हम सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कौन सी क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान में रख लेना इस चीज को, ये एडजस्टमेंट एंट्री है भाई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 की बात करता है, इन कैपिटल बजटिंग द टर्म मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि MARR इज आल्सो नोन। इसको क्या कहते हैं, हर्डल रेट। हर्डल रेट का मतलब कोई भी कंपनी है ना जब कहीं पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कहती है कि भी मुझे कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा, तो जितना उसने तय करा ना उसको वो क्या कहेगा, हर्डल रेट कहता है, ठीक है, बाधा दर हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला हाउ टू शो या हाउ टू कैलकुलेट रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको कैसे समझे, तो करंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट माइनस उसकी जो कॉस्ट थी वो, और उसको डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि इसी चीज से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करने से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगा, ROI आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, ओके सर। सर हमने तो आज तक एक ही चीज पढ़ी थी सर, बोले क्या, हमने पढ़ा था भाई कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, यही पढ़ा था सर हमने तो। जी हाँ, ये वही है, लेकिन इसने बात क्या करी, हमारे पास रेट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है,
तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न हमको मिल रहा है ना, उसका कंपैरिजन हमको उसकी प्रेजेंट वैल्यू से भी करना होगा, इसीलिए तभी उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, भाई इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालीन फाइनेंस का सोर्स है? तो डिबेंचर या बॉन्ड्स, तो पिछले चैप्टर पिछले क्वेश्चन बैंक के अंदर देखा था हमने इसको, तो हमने मीडियम टर्म माना था, ठीक है, मीडियम टर्म। इसको हमने लॉन्ग टर्म मान लिया, ये भी हमारे पास लॉन्ग है। तो इसने कौन सा बोला? शॉर्ट टर्म, तो बचा क्या? बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। तो परचेज ऑफिसर ऑफ ए कंपनी वांट्स टू एक्वायर, ठीक है, वांट्स टू इंक्वायर अबाउट अ सर्टेन ऑर्डर, कि जो भी कंपनी का परचेज ऑफिसर है वो किसी खरीद के डिसीजन को लेना चाहता है और उसको इंक्वायरी कर रहा है। सो शी राइट्स, ही लगा लो, शी राइट्स कर लो, शी राइट्स एन ईमेल टू द प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को एक मैसेज किया गया, कॉल करी गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? तो आप दिख रहे हो ना भाई, डिपार्टमेंट ए का डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंटल है, सम स्तर पर दोनों के दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो कहता है इंटरनल ऑडिट और कम्युनिकेशन है, और साथ में लेटर यानी कि भी समांतर, समानांतर कह सकते हैं, हाँ समानांतर लिखा हुआ है, समानांतर कम्युनिकेशन यहाँ पे है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यानी कि एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को बात कर, तो ये इक्वल लेवल पे बात हो रही है, तो इक्वल लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन का एडवांटेज नहीं है, नहीं है पूछा इसने। तो सबसे पहले इसने बोला रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेशन इज यूजफुल व्हेन रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, जहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है तो वहां पर रिटर्न होना जरूरी है, तो जी हाँ बिल्कुल ये है। रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेट इज मोर प्राइशियस एंड एक्सप्लिसिट, भी ये ज्यादा सटीक और स्पष्ट, जी हाँ बिल्कुल है। रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड इनहांस एंड ऑर्गेनाइजेशन इमेज, रिटर्न डेवलपमेंट से बिजनेस की जो इमेज है वो ओवरऑल इंप्रूव होती है, तो जी हाँ बिल्कुल होती है। लेकिन रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेट सेव अपॉन द कॉस्ट, अरे खर्चा तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो ये कॉस्ट बचाने वाला कहां से हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, श्याम एंड वर्कर एट, जो है श्याम जो है कि द वर्कर ऑफ एट एबीसी मिल, एबीसी मिल में काम करता है, वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड ए सर्कुलर बिकॉज, वो एक सर्कुलर को समझ नहीं पा रहा क्योंकि इट वॉज बैडली ट्रांसलेटेड, ये बहुत ही गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। देयर वॉज ए मिसलीडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन श्याम एंड हिज सुपीरियर, इसी वजह से जो श्याम और उसके सुपीरियर के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने उसी सर्कुलर को पढ़कर अलग अलग मतलब उनका समझ लिया। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड, इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है? डैश बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बोले ना, जो हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बोले ना, सिस्टमैटिक, सेमेंटिक, सेमेंटिक का मतलब इसको हम कहते हैं भाषा की गलती, भाषा की गलती या भाषा की बाधा। जब सामने वाले की भाषा ही समझ में नहीं आएगी हमारे को तो हम कैसे कर पाएंगे, तो भाषा की गलती इसको कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कंसिडर एज नॉइस इन कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन के बीच में शोर को आप कौन से ऑप्शन को मानोगे? तो फेल इंटरनेट कनेक्शन, जी हाँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो हमारी बात नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो ये भी क्या है? नॉइस इन कम्युनिकेशन, ठीक है। फिजिकल कॉपी ऑफ द वर्क ऑर्डर लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो हाँ सर, भाई आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा था बीच में वो कहीं गायब हो गया, अब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको भी नॉइस इन कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर रूमर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द ले ऑफ, कहते हैं कि बिजनेस के अंदर जो अफवाहें फैलती हैं वो, तो बोले नहीं वो नहीं है, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे ओवर यूज ऑफ jargon, jargon क्या होता है कि भाई आप एक ही ऐसे टर्म्स का या वर्ड्स का इस्तेमाल करें जिनका एक से ज्यादा मतलब निकल सकता है, तो ऐसी वजह से भी, जैसे अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था सर्कुलर, यही तो था भाई, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है, गलतफहमी हो गई, तो ये भी क्या था? कम्युनिकेशन में बैरियर था ना, बोले हाँ। तो यहाँ पर वही पूछा हमसे भाई कौन सा कम्युनिकेशन में बैरियर के रूप में या नॉइज के रूप में समझा जा सकता है, तो ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर है, ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर है, और ये भी, ये नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी ए बी डी ए बी डी ए बी डी, हाँ जी हाँ, ए बी डी, ये हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करता है, तो कहता है राधिका रन्स ए पिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो एक अचार बनाने की फैक्ट्री चलाती है अहमदाबाद में, उसने अपनी बिजनेस के अंदर 5 लाख की मशीनरी लगाई है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा फिर? अब माइक्रो, तो माइक्रो ये भाई पिछली उसमें बताया था मैंने, माइक्रो का जो उत्तर है वो क्या होगा?
भाई ऐसे बिजनेस जहाँ पर 10 लाख से कम, सॉरी 50 लाख था, पता नहीं कितना था, 1 करोड़ था शायद, 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है फिजिकल असेट्स के अंदर, तो वो हमारे पास माइक्रो में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90 की बात करता है, तो कहता है भाई एबीसी कंपनी परचेज 75% ऑफ स्टॉक ऑफ एक्स वाई जेड। भाई एबीसी कंपनी ने एक्स वाई जेड के 75% स्टॉक यानी कि इक्विटी को परचेज कर लिया। वट इज द टर्म यूज्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ एबीसी कंपनी इन बिजनेस एनवायरमेंट। भाई बिजनेस एनवायरमेंट में या बिजनेस के अंदर इस टर्म को क्या कहा जाएगा, क्या नाम देगा इस एक्ट को? इसको कहा जाता है एक्विजिशन, यानी कि एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड कंपनी को एक्वायर कर रही है, इसको एक्विजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, और हाँ जल्द ही, बहुत जल्द ही हम अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस को आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर जैसे ही हम लोग अपने प्रीवियस एग्जाम्स को यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, अभी हमारे 3-4 पेपर और रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन बैंक शुरू कर देंगे हम, कि हाँ किस तरीके से, तो अलग अलग पेपर जो हुए हैं उनमें से क्वेश्चन उठा उठा के आपके लिए लाते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे देते रहेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।